Hello students, this is Guruvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you Journal Chapter 9 of Accountancy for Class +1 Commerce. So इसके पहले जो वीडियोस हमने आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं उसके अंदर जनरल चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं. आज एक नया कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स. सो एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरिगेशन ऑफ बिल्डिंग. सो बेटा ये हमें ये तो पता है कि बिल्डिंग मशीनरी या कोई भी एसेट, ठीक है, चाहे वो बिल्डिंग है, मशीनरी है, बस है, कोई भी एसेट जब हम बिज़नेस के अंदर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा खर्चे भी आ जाते हैं. जैसे कि आपने बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो बिल्डिंग तो आपने बना ली या बिल्डिंग ख़रीद ली, लेकिन उसको जो वाइट वॉश कराने का खर्चा या फिर कलरिंग कराने का खर्चा जो है वो भी साथ में एक्सपेंस आ जाता है. या फिर आपने मशीनरी जो है वो दुकान से ख़रीदी बिज़नेस में, ठीक है, बिजनेस में मशीनरी लगाई, उस मशीनरी को बिज़नेस के अंदर इंस्टॉल करना, ठीक है. जैसे मान लो कि आप अपने घर पे एक डिश लेके आए हो, यानी कि जिसके अंदर हम टेलीविज़न के ऊपर काफ़ी सारे चैनल देख सकते हैं, तो आपको पता है कि उस डिश को इंस्टॉल करने वाला एक व्यक्ति होता है. या एसी लेके आए हो तो एसी को इंस्टॉल करने वाला व्यक्ति होता है और वो अपने चार्जेस लेके जाता है साथ में, है ना. तो ऐसे ही मशीनरी अगर लाके आए हो तो मशीनरी को भी इंस्टॉल करना पड़ सकता है, ठीक है. तो उसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस, यानी कि जो व्यक्ति इंस्टॉल करने के लिए आया है उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस देने पड़ेंगे. अगर मशीनरी को लेके आए हो तो जब लेके आ रहे थे तो उसको जो कार्टेज का खर्चा है, मतलब रेडी का या फिर कोई भी जो व्हीकल है, जिस व्हीकल के ज़रिए आप उस मशीनरी को अपने बिज़नेस तक लेके आए, वो खर्चा हो सकता है, या और भी कोई भी खर्चा हो सकता है. तो ऐसे में एसेट को जब आप ख़रीदते हो, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो बिल्डिंग है, ठीक है, चाहे कोई और एसेट है, तो उसके ऊपर कई बार एक्स्ट्रा खर्चे भी आ जाते हैं. जैसे कि उसको इंस्टॉल करने के लिए वेजेस, उसको लाने के लिए फार भाड़ा, ठीक है. तो क्या ये खर्चे हमें अलग से बिजनेस में शो करनी चाहिए? नहीं. जब भी आप कोई नई चीज़ लेके आते हो घर पे, जैसे कि मान लो कि आप एसी लेके आए घर पे अपने, आपने वो एसी 20,000 रुपये का ख़रीदा, ठीक है. एसी ख़रीदा, साथ के साथ उसका स्टेबलाइज़र ख़रीदा 2,000 रुपये का, साथ के साथ उसकी वायरिंग वगैरह या फिर जो भी उसका एक्स्ट्रा मटेरियल था वो भी आपने 200-300 रुपये में ख़रीद लिया. साथ के साथ उसको इंस्टॉल करने के लिए वेजेस भी आपको 500 रुपये पे करनी पड़ गई. तो अभी आप क्या कहते हो कि जो आपका एसी है आपको कितने रुपए में पड़ गया? 22,700 रुपये में पड़ गया. आप ये तो नहीं कहोगे कि वो एसी आपने 20,000 रुपये में लिया. आप क्या कहते हो कि वो आपको कितने में पड़ा? 22,700 में पड़ा. तो यहाँ पे यही कंसेप्ट को लेकर के आगे हमने चलना है कि जब भी कोई मशीनरी, बिल्डिंग, जब आप कोई नई मशीनरी ला रहे हो या बिल्डिंग आप नई बना रहे हो, तो जो उसके ऊपर आने वाला खर्चा है वो आप उसी अकाउंट के अंदर ही ऐड करोगे. अगर मशीनरी लेके आ रहे हो तो मशीनरी के अंदर ही ऐड करना है, चाहे मशीनरी के ऊपर आपने वेजेस पे की हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए, चाहे कोई और खर्चा किया है, रेडी को दिया, रेडी वाले को दिया, कुछ भी दिया, तो आपने वो मशीनरी अकाउंट के अंदर ही ऐड करना है. अब मशीनरी की वैल्यू बढ़ करके 20,000 से 22,700 हो जाएगी, 20,000 नहीं रहेगी. तो यही चीज़ मान करके हमने आगे अकाउंटिंग करनी है. नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन है, वो इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं. अबाउट गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश. नीलेश से हमने कैश में गुड्स खरीदी हैं 50,000 की. आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरेज, और 1,000 रुपये हमने उसके कैरेज का भी पे किया है. अब यहाँ पे जो अभी भी हमने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब मशीनरी खरीदोगे तो उसके अंदर उसके जो एक्सपेंस है वो भी ऐड कर लो, तो मशीनरी का टोटल खर्चा आपको पता चल जाएगा. यानी कि 20,000 प्लस 2,700 इज इक्वल टू 22,700. ये आपने अमाउंट उठानी है किसके रिगार्डिंग? मशीनरी का रिगार्डिंग. लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ आपने एसेट्स के ऊपर ही लेना है. जब आप गुड्स को खरीदोगे, जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो फर्नीचर का ही बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो आप मशीनों का ही बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप मशीनों का ही बिज़नेस, मान लो ट्रैक्टर ला करके बेच रहे हो,
तो आपके लिए ट्रैक्टर ही गुड्स बन जाएंगी। ठीक है, तो जब आप गुड्स को ट्रीट कर रहे हो तो उस टाइम पे गुड्स को ट्रीट करते टाइम जैसे ये यहाँ पे 1,000 एक्स्ट्रा खर्चा आ गया कैरेज का, यानी कि वहाँ से गुड्स को लाने का खर्चा आ गया 1,000 रुपया। तो अब इसको इस 50,000 में नहीं डालना आपने। क्यों? क्योंकि इस 50,000 को आपने प्रॉफिट में बेचना होता है, तो इसलिए इस 1,000 रुपये को इसमें ऐड नहीं करोगे, ये एक्स्ट्रा खर्चा कैरेज का अलग से शो करोगे। ठीक है, तो यही दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं कि जब एसेट्स को खरीदोगे तो आपने जो उसको खरीदना खर्चा यानी कि बाउट एक्सपेंस और जो अदर खर्चा आया है दोनों को जोड़ देना है। लेकिन जब आप गुड्स को खरीदोगे तो जो उसको खरीदने का खर्चा आया यानी कि बाउट एक्सपेंस उसको अलग रखना है, और जो उसको लाने का खर्चा आया यानी कि कैरेज उसको अलग रखना है जब गुड्स की होगी उस केस में। तो यहाँ पे गुड्स खरीदी गई हैं, तो गुड्स खरीदी गई हैं 50,000 की और 1,000 रुपये पे किया गया है किसका? कैरेज का। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल एंट्री नंबर 1 पे खरीदने की एंट्री बताइए क्या होगी? परचेज़ करने की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश पेमेंट कर दी, लेकिन जो कैश की पेमेंट है वो तो ज़्यादा हो गई। क्यों? 50 + 1,000 51,000 की हो गई। परचेज़ तो आपने सिर्फ 50,000 की है, तो आपका एक खर्चा हो गया था यहाँ पे कैरेज का। तो कैरेज अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। खर्चे को डेबिट करते हैं ना, तो कैरेज अकाउंट आपका 1,000 से डेबिट हो जाएगा। तो 51,000 के इक्वल होगी अमाउंट कैश। ये जो 51,000 है इसके अमाउंट इक्वल होगी 50 + 1 51,000। तो इसी तरीके से हमने ये जनरल एंट्री पास कर देनी है। परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मटेरियल बिजनेस में आ रहा है। परचेज करोगे तो कोई भी चीज़ आपके घर पे आएगी ना, लेकिन जब आप सेल करोगे तो वो घर से जाएगी। तो जब आप किसी को चीज़ बेचते हो और उसके ऊपर आप खर्चा पे कर देते हो कि भाई ये आपके ले जाने का खर्चा है, तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, और जब परचेज़ करते हो तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या आपकी आ गई? जैसे मैंने आपको बताया परचेज़ कर रहे हो 50,000 की, उसकी परचेज़ अकाउंट डेबिट। कैरेज इनवर्ड उसको लाने का खर्चा आया 1,000 रुपया, टू कैश 51,000। ठीक है, सेकेंड है पेड टू सीता 9,615 फुल सेटलमेंट ऑफ हर ड्यूज फॉर 10,000। सीता को पे किया है 9650 रुपये। देने कितने थे? फुल सेटलमेंट उसका कितना करना था? 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 रुपये का सेटलमेंट करने के लिए 9650 रुपये दे दिए, यानी कि अगर 10,000 दे के 9650 दे के 10,000 का सेटलमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 10,000 में से 9650 माइनस कर देंगे तो 350 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया हमें। तो इसको पेमेंट करने की एंट्री क्या आनी चाहिए? पेमेंट करने पे कैश या बैंक जाएगा, टू कैश या फिर टू बैंक। तो बैंक कोई चेक वगैरह नहीं लिखा तो हम कैश लिख देंगे। कितना जाएगा वो तो हमें पता ही है, 9650 रुपये जाएंगे। एक आपकी डिस्काउंट नाम की इनकम भी हो रही है, तो इनकम को क्रेडिट करते हो तो उसको भी डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। कितने की? 350 रुपीज़ की। साथ के साथ आप पेमेंट कर रहे हो, एक बंदा उस पेमेंट को रिसीव कर रहा है। कौन? सीता। तो सीता जो रिसीवर है उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो आपकी टोटल अमाउंट 10,000 रुपये यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। ठीक है, सीता डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, ये आपकी जनरल एंट्री आ जाएगी। सीता डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट 10,000, 9640 और 350। नेक्स्ट है आपका परचेज द मशीनरी। जो अभी भी हमने आपको कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पे आ गया। परचेज द मशीनरी बाय गिविंग अ चेक ऑफ रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख रुपए का चेक दिया और मशीनरी को खरीद लिया दुकान से। एंड पेड 25,000 इन कैश, और 25,000 रुपये हमने कैश में भी पे किया। वो कैश क्यों पे किया? एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन, क्योंकि उस मशीनरी को लगाने के लिए हमें 25,000 रुपया देना पड़ा एम्प्लॉय को, किसी भी बंदे को, तो उसको एज अ वेजेस देना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक आप एसेट खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो।
यहाँ पे आप गुड्स खरीद रहे हो, यहाँ पे जो खर्चा था वो मैंने क्या कहा था, इसको अलग अलग ही रखना है। 50 के अंदर इस 1000 को ऐड नहीं करना। ये 50,000 तो परचेज अकाउंट में जाएगा और ये 1000 कैरेज इनवर्ड जो आपने देखा था, किया था हमने, है ना। लेकिन यहाँ पे मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी के ऊपर आने वाला खर्चा उस मशीनरी में ही ऐड कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 लाख में ये 25,000 की वेजेस, ये 3 लाख में ये 25,000 की वेजेस भी ऐड कर दोगे, क्योंकि मशीनरी को या एसेट्स को खरीदोगे जब भी तो उस टाइम पे ये ऐड ही करने हैं हमेशा, ठीक है। तो 3 लाख प्लस 25,000, मशीनरी कितने की हो गई, 3,25,000 की हो गई। तो मशीनरी खरीदने की एंट्री, मशीनरी आपके पास आ रही है तो मशीनरी आने की वजह से या व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा। 2 क्या जाएगा उसके बदले में, नंबर 1 तो बैंक जाएगा, बैंक से पैसा देखिए चेक दे रहे हैं 3 लाख का तो बैंक से 3 लाख रुपए जाएगा, और आप कैश भी दे रहे हो 25,000 की तो 2 कैश भी आ जाएगा। बैंक को गिवर है इसलिए क्रेडिट कर दिया, कैश जा रहा है तो इसलिए क्रेडिट कर दिया। तो टोटल मशीनरी कितने में पड़ गई, 3,25,000 में पड़ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मशीनरी अकाउंट में सारा 3,25,000 ही आपने डाला है, लेकिन इससे पहले वाली जो एंट्री थी जहाँ पे गुड्स के साथ ट्रीट कर रहे थे तो वहाँ पे 50,000 और 1,000 अलग अलग डाले थे। 50,000 परचेज में डाला था और 1,000 आपने कैरेज इनवर्ड में डाला था। तो ये दोनों एंट्री में डिफरेंस है। देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,25,000 का ही लिखना है, टू बैंक टू कैश 3,25,000। अब यहाँ पे मशीनरी को लाने का खर्चा, इंस्टॉल करने का खर्चा जो था वो उसी में ऐड कर दिया, लेकिन परचेज़ को लाने का खर्चा उसमें ऐड नहीं किया। ये सिर्फ आपने ये देखना है कि गुड्स के केस में ये ऐड नहीं करना, और एसेट्स चाहे वो मशीनरी है चाहे वो बिल्डिंग है उसके केस में आपने ऐड कर देना है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, ब्रिक्स क्या होती हैं, ईंटें, है ना, जिससे बिल्डिंग बनती है। ब्रिक्स ₹4 लाख एंड टिम्बर ₹10 लाख। टिम्बर क्या होती है, लकड़ी का बहुत सारा बड़ा पीस, है ना, लकड़ी के बड़े बड़े जो पीस होते हैं। तो 15 लाख की आपने ईंटें खरीदी और 10 लाख रुपए की लकड़ी खरीदी, बहुत बड़ी जो लकड़ी होती है। परचेज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, किस लिए खरीदी ये, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। द पेमेंट वॉज मेड बाय चेक, और ये जो पेमेंट थी वो कैसे की हमने, बाय चेक की है। तो इसका मतलब कैश की जगह क्या लेना है, बैंक लेना है। तो यहाँ पे बेटा ये बात देखिए कि ईंटें लाने से क्या बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। और बिल्डिंग के अंदर आपको पता है बहुत सारी चीज़ें लकड़ी से भी बनी होती हैं, इसलिए आपने वो लकड़ी भी खरीदी है 10 लाख की, उससे भी क्या बनेगा, बिल्डिंग ही तो बनेगी, लकड़ी से भी बिल्डिंग बनेगी और ईंटों से भी बिल्डिंग बनेगी। तो इसका मतलब 15 लाख और 10 लाख जो आपने खर्चा किया वो किसके ऊपर किया, आपने नई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने में किया। तो इन दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल बिल्डिंग कितने की आपकी बन रही है, 15 + 10 25 लाख की आपकी नई बिल्डिंग बन रही है। तो जो भी एसेट आपके पास आता है, जैसे ये बिल्डिंग आपके पास बन रही है, मतलब आ रही है, मतलब आप वो कम्स इन हो रही है, तो बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आपने ये कहा कि ब्रिक्स और परचेज, मतलब ब्रिक्स और टिम्बर को परचेज कर रहे हो तो इसको परचेज अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे बेटा। परचेज हमने सिर्फ गुड्स को ही लिखना है, एसेट्स को उसके नाम से ही लिखना है। जैसे ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को बिल्डिंग ही लिखेंगे, मशीनरी को मशीनरी ही लिखेंगे, लेकिन जब गुड्स की आएगी तो गुड्स को परचेज से लिखेंगे। चाहे वो सेल कर रहे हैं गुड्स को तो सेल्स लिखा जाएगा, परचेज कर रहे हैं गुड्स को तो परचेज लिखा जाएगा, लेकिन उसको गुड्स नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। सो बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्यों, बिल्डिंग बढ़ रही है आपके पास, इंक्रीज हो रही है। जब भी कोई एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। उसके बदले में क्या क्या जा रहा है, नंबर 1 तो बैंक से जाएगा 15 लाख, ठीक है, 15 लाख रुपए जाएगा, और साथ के साथ 10 लाख, क्योंकि सारी पेमेंट चेक के द्वारा की है तो 15 लाख प्लस 10 लाख दोनों ही बैंक से जाएंगे, यानी 25 लाख बैंक गिव करेगा। तो बैंक को 25 लाख के साथ क्रेडिट कर दोगे। हाँ जी, तो एंट्री बिल्डिंग कौन, डेबिट टू बैंक 25 लाख। आगे आता है परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी।
पुरानी मशीनरी खरीदी है 1,00,000 रुपये में एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स कैरेज एंड ₹20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। 5,000 रुपया आपने उसको लाने का खर्चा किया। पुरानी मशीनरी खरीदी, लेकिन खरीदी तो है ना, आपके पास इंक्रीज़ हो रही है ना वो मशीनरी। इमीडिएट रिपेयर्स के लिए आपने उसके ऊपर 20,000 रुपये खर्चा किया। एंटायर पेमेंट इज़ मेड बाय चेक। सारी की सारी पेमेंट आपने किससे की? चेक से की है। अब ये मशीनरी चाहे पुरानी है, लेकिन मशीनरी तो आपके लिए तो वो नई ही है ना। तो 1,00,000 रुपये की मशीनरी प्लस 5,000 उसको लाने का खर्चा प्लस 20,000 उसको रिपेयर करवाने का खर्चा आया। तो टोटल आपको मशीनरी कितनी पड़ गई? 1,00,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, तो 1,25,000 में वो मशीनरी आपको पड़ गई है। तो 1,25,000 क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी बढ़ रही है 1,25,000 के साथ। टू उसके बदले में क्या जा रहा है? बैंक से पैसा, बैंक गिवर हो गया उस पैसे का 1,25,000 रुपये का। तो उसकी एंट्री आपने कर देनी है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,25,000 1,25,000। लास्ट है पेड ₹2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर। अब जो ऑफिस फर्नीचर था उसको रिपेयर किया। ऊपर वाले में एक आप नई मशीनरी ला रहे थे, चाहे वो ओल्ड ही थी क्यों नहीं थी, लेकिन आपके लिए वो नई थी, तो उसको आप रिपेयर करवा रहे थे, तो उसका खर्चा आपने किस में जोड़ा था? मशीनरी में जोड़ा था। तो अब आपके पास ही पड़ा हुआ है पहले से फर्नीचर, उसको रिपेयर करवा रहे हो, तो उसका खर्चा फर्नीचर में नहीं ऐड करना, उसका खर्चा आपने रिपेयर में डालना है। ठीक है, तो उसका एंट्री आपकी आ जाएगी रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर आपका खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया। उसकी पेमेंट बाय कैश की टू कैश 2,500। इसमें इस वाली रिपेयर में और इस वाली रिपेयर में अंतर ये है कि ये मशीनरी चाहे ओल्ड थी, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा मशीनरी आ रही थी, तो उसके ऊपर आपने रिपेयर का खर्चा किया था, इसीलिए वो मशीनरी आपको 1,25,000 की पड़ गई, जिसमें आपने रिपेयर का खर्चा भी ऐड कर दिया। लेकिन ये जो फर्नीचर था ये आपके पास पहले से ही पड़ा हुआ था, इसको अगर रिपेयर करवाओगे तो इसका खर्चा रिपेयर अकाउंट में ही डालना है, इसका खर्चा आपने उस एसेट के अकाउंट में नहीं डालना है।